हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हम आज क्लास +2 एक्सरसाइज 7.1 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, ठीक है। जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए ये वीडियो बेहतर से सिद्ध होगा, ठीक है। तो जिसमें हम इसका पूरा क्रक्स लेके आए हैं। इसके लिए हम आपको केवल वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखो, हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अगर जिनको इंटीग्रेशन नहीं भी आती है उनके लिए भी हम जो जीरो से लेकर हाई लेवल तक इसको बताएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ √x -1/√x, ठीक है। उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए आगे वाला जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखो कैसे शुरू करना है। इसमें हम आपको वो टिप्स भी देंगे जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपने देखा होगा, हमेशा देखो, आपने पहले भी कई बार पेपर दिया होगा, एग्जाम दिया होगा। तो जैसे क्या होता है इसमें, आप तो क्वेश्चन पूरा करके आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने पूरा किया होता है, सब भी ठीक किया होता है। जैसे अगर आपने कहा 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया है, उसके बाद भी आपको नंबर उसमें 4 मिलते हैं या फिर 3 मिलते हैं, कुछ ऐसे, या 3.5, ठीक है। तो उसका क्या कारण होता है, कोई ना कोई तो कारण होता ही होगा ना। तो उसका देखो मेन कारण क्या होता है, जो हमने क्वेश्चन किया है उसको ऑर्डर में सेट नहीं किया है, उसकी स्टेटमेंट सही ढंग से नहीं लिखी है ऐसे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हम आपको इस वीडियो के जरिए ये भी बताएंगे आपने क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर में, ठीक है। जिससे कि आपके फुल मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और इसमें जो क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसकी √x -1/√x, ठीक है। उसका होल स्क्वायर है। तो देखो, अब इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन में का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें देखना है कि इसकी जो यहाँ पे जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी डायरेक्ट से इंटीग्रेशन हमें मालूम है। यहाँ से इसकी कोई डायरेक्ट से कोई इंटीग्रेशन नहीं होती है इसकी, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा हमारा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो देखो आगे चले हम, तो देखो इसको क्या सोल्यूशन कैसे लिखा गया, लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ √x -1/√x होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो देखो सबसे पहले इसको स्प्लिट करिए। यहाँ पे स्प्लिट कैसे करना है, a - b होल स्क्वायर, फार्मूला जानते हो ना आप, a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यूजिंग a - b होल स्क्वायर, ठीक है। किसके बराबर होता है पता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज़ करना है, ऐसे अपना साइड में लिखना है। पेपर में जब आपने करना है तो इसमें ये फार्मूला आपने यूज़ कर लिया ना, तो इसको आपने साइड में लिखना है ऐसे, ठीक है। अब देखो आगे करना है। आगे देखो, जब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम इस पर, तो यहाँ पे एक जगह पे √x है और b की जगह पे क्या है, 1/√x। जब फार्मूला लगाए तो आपको पता है क्या होगा, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर -2√x इंटू 1/√x, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है वो हमने, ठीक है। अब देखो ये स्प्लिट हो चुका है क्वेश्चन, तो अब आगे क्या करेंगे। अब देखो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, ठीक है। आगे देखें, 1/√x, ठीक है। 1/√x का स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/x, ठीक है। अब देखो आगे -2√x इंटू 1/√x। अब देखो √x से √x कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल 2 बचा, ठीक है। तो आगे देखो, इसको ब्रैकेट के अंदर dx लगा के इंटीग्रेशन के अंदर लेके आया इसको, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप है हमारा, एक मिनट जरा देखना, देखिए इसके आगे वाला स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x -2। अब देखो यहाँ पे x⁻0, अगर आपको पता होगा, x⁻0 लिखें, ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे x⁻0 क्यों लिखा। ये केवल आपको एक हिंट देने के लिए, जिससे आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। x⁻0 का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी, तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट में जाकर कंफ्यूज हो जाए कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इसके लिए, इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसको x⁻0 लिख दिया है। x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 के बराबर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी देखो, इसको पहले मैंने ऐसे ड्राइव किया है, 2 × 1, ठीक है। 2 × 1 तो लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × x⁻0, तो बस इसी का रूप है ये, ठीक है। ये यहाँ से आया ये, ठीक है। मतलब 2 × x⁻0 है ना आपका, वो ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है,
ठीक है। अब आगे चलें तो आगे क्या देखो इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको स्प्लिट कर देना, ठीक है, इसको अलग अलग भागों में लिख ले, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है। आगे वाला स्टेप है -2। अब देखो जो 2 जब जहाँ कहीं भी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया कांस्टेंट 2। अब इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। अब देखो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की ही इंटीग्रेशन होगी। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है तो एक्स की ही इंटीग्रेशन होगी, विद रिस्पेक्ट टू बाई किया हो तो बाई की ही इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, एक्स रेज़ टू पावर 0 dx, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप क्या होगा, आगे वाला स्टेप इस तरह है कुछ, आगे देखें तो देखो देयर फॉर आई इज इक्वल टू क्या, देखो अब देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा। देखो मैंने इस स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। इंटीग्रेशन का देखो जब हमें इस पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स रेज टू पावर एन। जब किसी भी वेरिएबल की पावर एन हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, ठीक है। एक्स रेज टू एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, यही फार्मूला हमने इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर इसकी पावर 1 है तो देखो पावर एन की जगह यहाँ पे 1 है, तो ऑटोमेटिकली जब हम इस पर फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, ओके। अब आगे चलें 1 ओवर एक्स। अब देखो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हो आपको नहीं पता है तो देखो मैंने साइड में लिख दिया इसको। पेपर में आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपने ऐसे करना है। जब इंटीग्रेशन करते हैं 1 ओवर एक्स, जब 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके बराबर होती है, लॉग एक्स के बराबर होती है, ठीक है। लॉग एक्स के बराबर होती है। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझो क्या होता है। 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग एक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है। तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, लॉग एक्स आ गई, ओके। और हमेशा इसको मोड के अंदर लिखा जाता है, जो हमारा फंक्शन होता है इसको मोड के अंदर लिखा जाता है, जो मतलब इसका जिसकी इंटीग्रेशन की गई है, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे क्या, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वैसे लिख दिया। अब हमेशा याद रखना जब एक्स की इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे, ये एक्स रेज टू 0 है ना, जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यही फार्मूला लगेगा इस पर भी। देखो एक्स रेज टू 0, जैसे एक्स रेज टू एन प्लस 1, तो इस पर वही फार्मूला लगाएंगे हम, एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 1। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, तो ये किसके बराबर, ये अंत में किसके बराबर बनेगा, ये 1 के बराबर ही बनेगा, 1 के बराबर बनेगा नहीं, 1 के बराबर नहीं बनेगा। यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 आ जाएगा, लगा पता, 1 देखो 0 प्लस 1 1 हो गया और नीचे 1 आ गया। अब देखो ये किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर ही है ना। पर देखें यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे आ गया एक्स रेज टू पावर 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो एक्स रेज टू पावर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो दोस्तों मैं इस स्टेप को दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, एक्स रेज टू पावर 0, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स रेज टू पावर 0। जब अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, देखो ये फार्मूला लगेगा एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। जब ये फार्मूला लगाया तो ये फार्मूले में क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 1, जैसे ये लिखा गया है, ठीक है। एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो जो किसके बराबर आ गया। अब देखो 0 प्लस 1 क्या 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक्स ही आएगा ना, एक्स ओवर देखो तो क्या आएगा, एक्स ही आया, सिर्फ एक्स रेज टू पावर 1 मतलब एक्स के बराबर, तो मैं इसके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्स, ठीक है। तो एक्स रेज टू पावर 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स ही होती है। या फिर इसको ऐसे मान के चलो जहाँ जहाँ कहीं भी एक्स रेज टू 0 आ गया या फिर 1 आ गया, अगर जैसे लिखा हो 1 dx या फिर यहाँ पे लिखा हो dx, तो हमेशा इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है हमेशा, ठीक है। जैसे 1 dx इज इक्वल टू एक्स और dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 dx जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो, dx भी लिखा हो, तभी किसके बराबर होता है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये एक्स के बराबर ही होता है, ठीक है। आगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। या फिर ऐसे हो एक्स रेज टू 0 dx, तो भी किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर। तीनों कंडीशन बता दी है मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके करते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे फिर लास्ट में देखें तो हमारा इंटीग्रेशन देयर फॉर आई इज इक्वल टू आई, जो हमने एक वेरिएबल माना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसी को हमने इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन स्टार्टिंग किया तो इसको ही हम वेरिएबल मान के चले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसके बराबर कौन माना हुआ है ना मैंने, तो हम इसको ही यहाँ पे लेंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर क्या आया, एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1, जब 1 प्लस 1 हो जाएगा तो एक्स 2 ओवर 2, ठीक है। अब आगे चलें, लॉग एक्स का लॉग एक्स आ गया -2x, और आगे जब कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है अंत में, ठीक है। इसका भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया होगा, इसका भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया होगा, इसका भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया होगा। जैसे इसका मान लो, इसका जब हमने इंटीग्रेशन की तो इसका c1 आया होगा,
मान के चलते हैं, तो इस जब ये इसकी इंटीग्रेशन की तो इसको मान लो C2 आया है, ठीक है, जो हमने मान के चल पड़े ना, इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, और जो इसका इंटीग्रेशन का है इसको C3 मान लिया, ठीक है। अब तीनों लिए हमने, तीनों को एक ही कॉन्स्टेंट मान लिया, उसको मान लिया हमने कैपिटल C। तो आपको समझ आ गया ये कैपिटल C कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ तीनों का कॉन्स्टेंट जो इनको इकट्ठा करके एक C लगा दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई। अब आगे देखें तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ का ही है, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा फिर रिवीजन कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा फिर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी हमने किया है। और दोस्तों मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि आप जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लिखा हो, इसलिए मैंने पहले ही आप क्वेश्चन को लिख के रख लिया है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ चला जाए। पता क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा फोकस क्वेश्चन करने पे चला जाता है और कैमरा के ऊपर फोकस सही ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही लिख के रख लिया है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, और इसकी देखो dx लग गया साथ में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्यूशन करना है इसका। अब यहाँ पे देखें हम, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट से हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। आपने पीछे फार्मूले पढ़े होंगे, ऐसा कोई फार्मूला देखा आपने कि जहाँ पे ऐसे हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को डायरेक्ट से इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसको स्प्लिट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो अपना सोल्यूशन को कैसे शुरू करना है, देखो यहाँ पे लिख देना सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद देखो कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन और dx, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, पहली बात, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो आपने इसको आई को साथ में नहीं लेके चलना है, ठीक है। अब देखो आपने राइट हैंड साइड का सॉल्व करना है, और ये हमेशा ध्यान रखनी है ये बात, जब आप राइट हैंड साइड का लिख रहे हैं तो हमेशा यहाँ पे इज इक्वल टू लगेगा, ठीक है। बात समझ आई, नहीं आई समझ, एक बार फिर समझाते हैं। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता आई इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे हमेशा इंप्लाइज दैट का निशान लगता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई को नहीं लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे आई को नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम सिर्फ इज इक्वल टू का निशान लगाते, तो हमें इस निशान इम्प्लाइज दैट का लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको छोटे छोटे टिप्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे गलती करते हैं, इसी के कारण हमारे जो मार्क्स हैं वो 5 के 4 रह जाते हैं, 4 के कभी 3 रह जाते हैं। तो यही कारण है, हम हमारे फुल मार्क्स इसी वजह से नहीं आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्या क्या किया है हमने। अब देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, अंदर क्या आ गया एक्स माइनस वन, ठीक है, आ गया ना एक्स माइनस वन। अब देखो आगे वाला स्टेप में देखें तो अब देखो इसमें क्या, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको वन कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे है नहीं, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं वन लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स को, ठीक है। तो आप समझाना कि यहाँ पे एक वन भी है, ठीक है। जब हम कॉमन निकालेंगे वन को तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस वन, ठीक है। अब अपॉन करके देखो नीचे क्या आ गया एक्स माइनस वन, तो उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे आप स्टेप में देख रहे होंगे क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है ना, ये पता लग रहा है आपको ये कैसे आया। अब देखो ये इस तरह आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देखो ऐसे किया है मैंने। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन है ना, तो इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वन को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, ओके। तो अंदर क्या बचा, अब यहाँ पे बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ से एक्स माइनस वन बाहर निकल गया था, यहाँ से एक्स माइनस वन बाहर निकल गया था ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या बचा है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे है एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मतलब एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको इस तरीके से इसको सब क्वेश्चन को समझा दिया है। अब आपको लग गया पता, आपको इसके बारे में लग गया होगा पता ये स्टेप कैसे आया, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स आ गया, ओके। अब आगे वाले स्टेप में चलें तो आगे देखो हम इसको स्टेप वाइज फिर इसको क्वेश्चन को फिर तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप वाइज तोड़ने के लिए पहले हम इसको देखो कि किसमें कैसे कन्वर्ट किया है, आगे वाला स्टेप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर
वैसे का वैसा लिख दिया, प्लस 1 को क्या लिखा है, अगर हम किसी की पावर 0 लगा दें तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये पता है ना आपको। मैं बाई रेज़ टू पावर 0 लिख दूँ वो भी 1 के बराबर होगा, या मैं 273 लिख की पावर 0 लिख दूँ वो भी 1 के बराबर ही होगा, अगर आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो पता कर लीजिए, अगर जानते हैं तो अब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स पर 0 कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप देखें, तो आगे वाला स्टेप है हमारा इज इक्वल टू, जब देखो जब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो मैंने साइड में फार्मूला फिर से लिख दिया है क्योंकि आपको समझ चला जाए। देखो एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एक्स रेज टू पावर 2 पे, ठीक है। जब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, ओके। आगे चलें तो आगे एक्स रेज टू पावर 0, बिल्कुल सेम वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इस सेम फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, यहाँ पे और आगे प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, लग गया पता कहाँ से, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू सी, जैसे इसका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, इसका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 और बीच इज इक्वल टू C, ठीक है। तो मैंने उसको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया, अब तो आपको समझ चला गया होगा इसके बारे में, ठीक है। आगे वाला स्टेप देखें तो आगे वाला स्टेप में क्या है, देखो देयर फोर आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 ओवर 3 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से होगा, ठीक है। और हाँ, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, जब आप कभी भी किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालें तो उसको हमेशा स्क्वायर के अंदर क्लोज करें, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर क्लोज करें, ठीक है। ये इसलिए इसको कहने का मतलब इसको हाईलाइट इसलिए करते हैं, जब देखो इसके पीछे भी एक गहरा राज है। जब देखो आपके एग्ज़ाम चेक होते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, एक एग्जामिनर को एक दिन में आप आई थिंक 30 या 34 से ज़्यादा पेपर, इतने पेपर शायद चेक करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो एग्जामिनर आपके एक एक पॉइंट को नहीं देखेगा, आपके सिर्फ उसी स्टेप को फॉलो करेगा जिसमें क्रक्स छिपा हुआ, ठीक है। मेन फोकस होता है आपके आंसर पर, ठीक है, आपने आंसर सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर को देखो, अब आंसर को ढूंढने लग पड़ेगा ना एग्जामिनर, आप उसको माना उसका आपने आंसर तो निकाल दिया पर उसको मिल नहीं रहा है, पता नहीं आपने कहाँ पे साइड पे लिख दिया या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको ढूंढने में उसको परेशानी होगी, ठीक है। और एग्जामिनर को उतनी जितनी परेशानी होगी क्वेश्चन को उसका आंसर ढूंढने में, तो देखो आप ही जानो कि एग्जामिनर क्या करेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, हमेशा आंसर को हाईलाइट करें, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में बंद करके रखें, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात, हमेशा जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उस फार्मूला को साइड में लिखें, जैसे ये बताया गया है, ठीक है, जैसे इस तरीके से ये फार्मूला बताया गया है, ठीक है। तो ये ऐसा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको, अगर ये ट्रिक समझ आ रही है तो आपके लिए ही बढ़िया रहेगी ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टिक किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख के आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिख दिया, फिर दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ इसी बात को, सोल्यूशन लिख दिया, उसके बाद लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स dx। अब दोस्तों ये जो बात बताई है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये इसलिए आप इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या है, आगे देखें तो देखो, अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें इसको स्प्लिट करना होता है, ठीक है, जितना जितना हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे उतना ही हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं। तो देखो आगे स्टेप में क्या किया, कैसे स्प्लिट किया है हमने, देखो हमेशा कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो ये स्टेप है, पहले इसको स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करने के बाद भी हमने जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया है, ओके। अंदर के बचा सिर्फ एक्स बचा, यहाँ पे आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, अब देखो यहाँ भी 3 कांस्टेंट है, 3 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर के बचा कोस एक्स डी एक्स, ओके। आगे चलें, प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स को वैसे का वैसा लिख दिया क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखा है, ठीक है। आगे वाले स्टेप में चलें, तो आगे वाला स्टेप ऐसे करना है, इज इक्वल टू 2 का 2 वैसे ही आ गया, एक्स। अब देखो इसके लिए फार्मूला जो पहले यूज़ कर रहे थे हम, कौन सा फार्मूला, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ आपको कौन सा फार्मूला है, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1,
ठीक है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया एक्स रेज टू पावर n प्लस वन, मतलब 1+1 ओवर 1+1, ठीक है, -3 कोस की इंटीग्रेशन आप अगर जानते हो तो कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपके लिए बढ़िया रहेगा ये, ठीक है। इस बात को आप सीरियस लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ओके। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। कोस एक्स आ गया, ओके। अब देखो दोस्तों, अब कोस की इंटीग्रेशन हो गई साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन वही सेम ही रहती है, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। फिर आगे चेन रूल लगेगा, एक्स अगर आपने पढ़ा होगा चेन रूल के बारे में तो ऐसे लगता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चेन रूल यहाँ पे कैसे लगेगा, जैसे ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेशन करें तो किसके बराबर आएगी, ई रेज टू पावर एक्स के बराबर आएगी, ओके। अब चेन रूल देखो, अगर डिफरेंशिएशन हो तो चेन रूल आगे मल्टीप्लाई होकर लगता है आगे, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे चेन रूल नीचे जाके देखो ऐसे होगा डी एक्स। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब एक्स की इंटीग्रेशन होगी अलग से, ठीक है। तो एक्स की इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी एक्स से कैंसिल हो गया, हम 1 नहीं बचा, तो बचा के हमारा सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी ई रेज टू पावर एक्स जैसे सिंगल कहीं वेरिएबल लगा हो, अकेला वेरिएबल लगा हो, तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट वही वेरिएबल वही हमारा ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई और नहीं आएगा दूसरा, ठीक है। सो ऐसे अब इसको मतलब वैसे ही कॉपी करके यहाँ पे वैसे लिख देंगे हम, ठीक है। बात समझ आ गई, ये सभी में एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ई रेस्ट पावर एक्स आ गया, ठीक है। आगे देखो प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, अब इसको समझाने की जरूरत है, कहाँ से आ रहा है, अभी तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से एक सी, यहाँ से एक सी, यहाँ से एक सी, यहाँ इसको मान लिया हमने C1 प्लस यहाँ पे C2, यहाँ पे प्लस C3 विच इज इक्वल टू C, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया अभी यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आ रहा है ये सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे चलें, आगे वाले स्टेप में 2x² ओवर 2, ठीक है। लग गया पता कैसे आ रहा है, एक्स की पावर 2/2, ठीक है, -3 साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। अब देखो है 2 से 2 को कैंसिल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, बचा के हमारा x² -3 साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने फिर से इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, सॉरी बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। हमेशा आंसर को आपने ऐसे ही बॉक्स के अंदर क्लोज करना है, ओके। इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और दोस्तों अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट टिक किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स और ब्रैकेट स्टार्ट सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने, वैसे इस जो पहले वाला प्रोसीजर है यहाँ पे लिख दिया अपना सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद क्या लिखना है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर क्या लेके आ गया आप, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ये लगा पता कहाँ से आ गया। अब देखो मैंने शायद एक स्टेप आगे लिख दिया है इसका, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है अपने क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस स्टेप को ऐसे करना था, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप क्या होना है, आगे अपना लेट लिखने की जरूरत नहीं है, आगे वाला स्टेप में क्या होना है, सीकेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस सीकेंट टेंजेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो अब क्या होगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ओके। अब ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इन जो है इनको अलग अलग फंक्शन बना के इनको स्प्लिट कर देना हमने, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को अलग से फंक्शन बना के स्प्लिट कर दिया, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स को अलग से फंक्शन बना के स्प्लिट कर दिया, ठीक है। देखो फंक्शन क्या होता है पता है ना आपको, जैसे ये इसको हम एफ एक्स मान सकते हैं, ठीक है। माना ये एफ एक्स 1 आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और जैसे एफ एक्स 2 हमने मान लिया ये वाला है, ठीक है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, फंक्शन क्या चीज़ आ गई, ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो अब इसके आगे क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, देखो साइड में मैंने लिख दी है पहले ये, ठीक है। तो ऐसे अपना साइड में लिखना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जो आपने पहले जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की होगी तो उसमें स्टार्टिंग में लिखे भी हैं आपके फॉर्मूले, ठीक है। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है।
पर देख तो सकते हैं अभी, पर बाद में पेपर में नहीं देखना है, पेपर में आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई, टेंजेंट एक्स के बराबर आ गई, ठीक है। तो देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन आ गई टेंजेंट एक्स के बराबर, ठीक है। आगे चलें तो आगे है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ठीक है। सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स के बराबर। देखो मैंने साइड में यहाँ द्वारा फिर लिखा है आपके लिए, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, सीकेंट एक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो देयरफॉर लास्ट में आंसर को ऐसे करें हाईलाइट, आई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन से टेंजेंट एक्स और सीकेंट टेंजेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से अपना लास्ट में हाईलाइट करना है आंसर को, ठीक है। तो यही आपका सोल्यूशन है, इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हमने जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी, जिस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्रक्स हमने उसको अलग कर दिया है, और उसको हमने उसके बारे में उसके सोल्यूशन भी कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जो एक्सरसाइज 7.1 के जो एक्सरसाइज 7.1 के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उसमें एक एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका भी थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन की है हमने, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमें इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा ही प्रोसीजर है, देखो सोल्यूशन लिख दिया हमने यहाँ पे। सोल्यूशन में क्या लिखा, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लेके आगे, एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x, ठीक है। अब डी एक्स लगे, अब वही प्रोसीजर हो रहा है पहले वाला, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको पार्ट में ले आएंगे, ठीक है। इसको पार्ट्स में लेके आए हम, देखो तो क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू 3/2 dx प्लस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो कांस्टेंट को पहले हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर सिर्फ e⁻x रह गया, ठीक है। माइनस 1/x लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन के अंदर इसको भी स्प्लिट करके लिख दिया हमने। अब देखो आपको पता है पहले भी हम कर चुके हैं इस फार्मूले के बारे में, एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। अब तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, आपको तो याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने देखो साइड में लिखा भी है, ठीक है। ये आपके लिए लिखा गया है, एक्स रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n+1/n+1, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एक्स रेज टू पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, ठीक है, प्लस 2 e⁻x को हमने द्वारा फिर लिख दिया e⁻x माइनस लॉग 1/x को क्या लिखेंगे, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x के बराबर, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये द्वारा फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1/x की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, log x के बराबर होती है, ठीक है। तो पेपर में अपना साइड में ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। तो देखो क्या लिख दिया, log x आ गया और प्लस c, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे देखो फिर वही लास्ट बात क्या है, इसको क्वेश्चन को क्या हमने क्या करना है, स्केयर के अंदर क्लोज करके लिखना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 5/2/5 प्लस 2e⁻x माइनस log x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हाईलाइट करके लिखना है, बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। इसमें आपके मैक्सिमम चांस बन जाता है कि आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 का भी ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स और ब्रैकेट स्टार्ट कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स dx, ठीक है। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स और ब्रैकेट में लिख दिया कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन होगी, या फिर ऐसे करें ब्रैकेट के अंदर इसको लेके जाएं, कोसिकेंट एक्स को अंदर लेके जाएं, तो क्या होगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स आ गया और ब्रैकेट क्लोज dx लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, कोसिकेंट एक्स को अलग कर दो, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स को अलग कर दें, ठीक है। इसको सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड फार्मूले में देखा होगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोट एक्स के बराबर, ठीक है। और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंट एक्स के बराबर, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, जब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे स्टेप लिखा नहीं है, तो क्या आएगी इनकी इंटीग्रेशन, माइनस कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसिकेंट
एक्स, ठीक है। और कांस्टेंट आपको पता है यहाँ पे माना +C1 यहाँ पे आ रहा था, +C2 यहाँ पे आ रहा था, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो +C मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको इकट्ठा करके, ठीक है। तो इसको आपने इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे लिखना है आगे, +C करके लिख देना आगे, ठीक है। आगे चलें तो आगे क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स माइनस प्लस माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको अपने हाईलाइट करके लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है, देखो सॉरी आपको शायद क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था, आप दिखाई दे रहा है ना, हाँ तो देखिए। तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन की वैल्यू ऐसे इंटीग्रेशन फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही परेशानी रहती है, क्या परेशानी रहती है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन करें, ये सारे क्वेश्चन को कब कैसे करें। तो इसलिए दोस्तों हम आपके लिए वही क्वेश्चन पिक करके लेके आए हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप हेल्प लेके आप उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के व्यक्ति यही करते हैं ना, अगर हम सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, जिससे कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में तैयार हो सकें, ठीक है। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।